होली मुबारक दोस्तों। मैं आपको बनारस की पुरानी होली का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। होली जैसी आज है वैसी पहले नहीं थी। उसमें उमंग, उल्लास, उत्साह और मनचलेपन का तत्व आज की अपेक्षा कहीं ज़्यादा था। आज इस उत्तर आधुनिक जीवन ने हमको अपने ही गैजेट्स में, अपनी ही जेब में, अपने ही मन में मानो बांध लिया है। हम एक घिरा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज से 100 बरस पहले कम से कम बनारस ऐसा नहीं था। होली के ठीक एक दिन पहले दहन का जो त्योहार होता है, होलिका दहन जिसका नाम है, वो तो ठीक है चलिए, लेकिन होली के दिन को न जाने क्यों बनारस में धुरड्डी कहा जाता है। अब इस शब्द का असल अर्थ क्या है, ये कहाँ से कैसे पैदा हुआ, ये वैयाकरण, निरुक्ति और व्युत्पत्ति में विशेषज्ञ लोग जाने, लेकिन है बड़ा मज़ेदार शब्द धुरड्डी। मुझे बचपन से बहुत प्रिय है। इस दिन मैं खूब जम के होली खेलता था अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों, अपने परिवार के लोगों के साथ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे रंगों से दूर होता गया। मैं शरीफ हो गया, लेकिन मेरा शहर उतना शरीफ नहीं है, जान लीजिए। तो पहले होली का भूत जो है लोगों के सिर पर वसंत पंचमी से ही सवार हो जाता था और क्रमशः वो बुखार बढ़ता था। यहाँ रहने वाले मारवाड़ी नवयुवकों के समूह हाथ में डफ लेकर होली और वसंत के गीत गाते हुए गलियों और चौराहों से गुजरते थे। बच्चे पिचकारियाँ बंदूकों की तरह हाथ में उठा लेते थे और शोहदों, मंचलों, गुंडों और मवालियों की ज़बान पर गालियाँ जो है किसी नैसर्गिक संवाद की तरह शामिल हो जाती थी। आपसी संभाषण जो है अपशब्दों से ही संभव होता था और वो विनोद तक सीमित था। उसमें कोई वैयक्तिक राग द्वेष रहा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। या वैयक्तिक राग द्वेष थोड़ा बहुत रहा भी होगा तो होली तो स्कोर सेटल करने का त्यौहार भी है। इस तरह वसंत पंचमी से शुरू हुआ पर्व रंग भरी एकादशी पर आकर देवाधिदेव काशीपुराधिपति विश्वनाथ जी के दर्शन, उनसे लगे हुए दूसरे ईश्वरों के दर्शन, पूजन और राग रंग से संपन्न था। देखिए, बनारस में आनंद जो है वो एक ओर संगीत को अपनी तरफ आमंत्रित करता है और दूसरी ओर वीरता को अपनी ओर आमंत्रित करता है। बनारस का आनंद कोई एकांतिक वस्तु नहीं है। वो बिना वीरता के पूरा नहीं होता और बिना राग के भी पूरा नहीं होता। तो बनारस में होलिका दहन के लिए मोहल्ले के लोग अपनी गलियों के नुक्कड़ पर, अपने चौराहों पर जलाई जा सकने योग्य वस्तुओं का जो ढेर तैयार करते थे, दूसरे मोहल्ले के लोग उसको लूटने के लिए आया करते थे 20-25 की संख्या में, और बांस, लाठी डंडा लेकर के जिस मोहल्ले की वो संपत्ति होती थी वो मोहल्ला उसकी रक्षा करता था। और इस लूटापाटी के खेल में जो है बहुत भगदड़, बहुत हो हल्ला, बहुत अराजकता मचती थी, जो कि होली का एक स्तर है, होली के सेलिब्रेशन का एक आयाम है। आज तक किसी ने नहीं सुना कि इस लूटपाट, भगदड़ और थोड़ी बहुत लाठीबाजी ने किसी बहुत बड़ी आपराधिक किस्म की समस्या का रूप ले लिया हो। और आपको इसका और क्लासिक उदाहरण जानना हो तो बनारस में गंगा जी के किनारे एक घाट है, मीर घाट, जो अखाड़ेबाज लोगों के लिए, गुंडों और मनबढ़ों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। वो एक तीर्थ है बनारस की मलंगई का।
तो वहाँ पर होली के दिन लाठियाँ लेकर के सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते थे और बध करके एक दूसरे से मार करते थे। और वो मारपीट जो है उसमें कई लोगों के सर फूटते थे, कई लोगों के हाथ पैर टूटते थे। तो एक समय था जब बनारस के पुलिस कप्तान थे मिस्टर ब्रामले, जिनको बनारस के लोग बरामली कहते थे। तो बरामली साहब तक ये शिकायत पहुंचाई गई कि मीर घाट पर बड़ी अराजकता मचती है होली के 1-2 दिन पहले, और लोग बांस और लाठी लेके एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, भयंकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उसमें कई लोगों का सर फट जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं लोगों के। ब्रामली साहब ऐसी शिकायतों पर ज़्यादा ध्यान शुरू में तो नहीं देते थे, लेकिन जब शिकायतें बढ़ी तो वो वहाँ धीरे से पहुँचे नागरिक वेश में, और उन्होंने उस लड़ाई को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि बेशक लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रामली साहब लिखते हैं अपने मजमून में कि वो लड़ाई जो है हिंसा और प्रतिहिंसा के भाव से नहीं की जा रही थी। उसमें एक तरह की वीरता और शौर्य का प्रदर्शन छिपा हुआ था, और जिन लोगों के सर फट रहे थे या जिनके हाथ पैरों पर चोट लग रही थी, वो न तो अस्पताल जा रहे थे और न पुलिस थाने। मित्रों, जब भी बनारस के सामाजिक जीवन को समझने की ज़रूरत होगी, तब इस परिघटना को, जो वर्षों वर्षों तक होली के अवसर पर होती आई है, मीर घाट की मार, मीर घाट की लाठियों से होने वाली मारपीट, हमें इसे मद्देनज़र रखना होगा। ऐसी मारपीट जिसमें न कोई कचहरी जाए और न कोई थाने जाए और न कोई अस्पताल जाए, पूरी दुनिया में एक दुर्लभ चीज़ है। इसी तरह से होली के दिन बनारस में खमसा गाया जाता था। आज ये नाम भी लोग भूल गए हैं। तो खमसा गाने वाले दल जो है नगर के चेतगंज और नई सड़क वाले क्षेत्र से उठकर दाल मंडी से होते हुए गुजरते थे, और खमसा गाने वालों की टोली में एक सितार बजाने वाला, एक रिदम बजाने वाला या तबला या ढोलक, और 5-7 गवैये और इनके सहयोगी, इनके समर्थक, 20-25 लोगों का एक झुंड होता था। और खमसा गाने वालों का ये समूह धीरे 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 50 कदम चलता, 2-1 चीज़ गाता, खूब जतन, मनोयोग और एकाग्रता से कहीं सड़क किनारे रुक करके फिर आगे बढ़ता। और ऐसे दालमंडी से होते हुए न जाने कितने ऐसे समूह चौक, ठठेरी बाजार, रानी कुआं, बांस फाटक, चौखंभा वाले क्षेत्र में, कचौड़ी गली वाले क्षेत्र में फैल जाते, और सब तनिक अलग अलग हो करके अपनी अपनी चीज़ें गाते, और पूरा नगर गाने बजाने वालों से आबाद हो जाता। ये राग की होली थी मित्रों। आज तक ये रहस्य सोचने समझने वालों के लिए रहस्य बना हुआ है कि क्यों काशी से संगीत की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं समय समय पर निकलती रही हैं। गुरु शिष्य परंपरा, मेधा, कठिन रियाज, प्रतिभा को सही समय पर पहचान लिए जाने की सावधानी, ये सब तत्व तो मूल में हैं, लेकिन बनारस की आबो हवा, बनारस के सामाजिक जीवन से जो खाद पानी किसी कला को मिला है, उसका मूल्यांकन होना अभी भी बाकी है। खमसा वैसी ही एक चीज़ थी। आप कल्पना करिए, नगर की अनेक दिशाओं से लोग नगर के हृदय में, चौक क्षेत्र में, जो बनारस का सबसे ऊंचा उठा हुआ भूगोल है, जिसे आनंदवन कहा जाता है, वहाँ इकट्ठा होकर के रागों से होली मनाते थे। और अंत में कुंज गली में एक रईस थे, श्री गोपीनाथ नाम के, उनके घर के नीचे
सारे खमसा गाने वाले समूह इकट्ठा होकर के गाते थे। इन्हीं खमसा गाने वालों में एक व्यक्ति था तेग अली, जो बनारस का मशहूर गुंडा था। बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा गायक, और जिसको कहा जाए कि लोक नायक के खूबसूरत आसन पर अधिष्ठित एक यादगार किरदार। तेग अली की काशिका भाषा में लिखी गई गज़लों को भारत जीवन प्रेस ने, जिसके नियामक थे बाबू राम कृष्ण वर्मा, ने प्रकाशित किया। तेग अली की किताब का नाम है बदमाश दर्पण। आपने ज़रूर सुना होगा ये नाम, ना सुना हो तो याद कर लीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा जल्दी से ये किताब छापने वाली है। बदमाश दर्पण काशिका भाषा में लिखी गई कविताओं का एक संग्रह, बहुत लोमहर्षक, बहुत विनोद प्रिय, बहुत हास्य व्यंग्य से संबलित, लेकिन जीवन की सामान्य घटनाओं पर एकाग्र, और अपने सितारिये, अपने ढोलकची, अपने वृंदवादन के साथ तेग अली जब चौक पर खड़ा होकर के गाता था अपनी कविताओं को, तो पुराने लोग बताते हैं कि ऐसा समाबद्धता था जिसको समझना, समझाना असंभव है। धुरड्डी के दिन यानी त्योहार के दिन भी दोपहर तक ये खमसा गाने वाले सुबह कर देते थे, और होली बीत जाती थी, चैत लग जाता था। ये सिलसिला रुकता था चैती या घाटों गाकर। चैत का महीना शुरू हो गया, होली वाले दिन चैती या घाटों गाकर के ये सिलसिला पूरा होता था, और लोग आंखों में नींद लेकर थके मांदे घर लौटते थे। और होली इसके पहले धुरड्डी वाले दिन भर जगह जगह लोग अलग अलग समूहों में, मैथिलों का एक समूह है, खत्रियों का एक है, अग्रवालों का एक है, कसेरों का एक है। बनारस के कसेरे यानी बर्तन बनाने वाले लोग, बर्तन बनाने वाली जाति के लोग। बनारस में एक देवी हैं, चौसट्टी देवी, घाट के किनारे चौसट्टी घाट पर उनका दर्शन करते थे। और कसेरों की टीप, उनका आलाप बहुत प्रसिद्ध है, आज तक उसको याद किया जाता है। कसेरे गाते बजाते आते थे, जिन्हें जातीय राजनीति के मुहावरे में नीची जातियां कहा जाता है। उन नीची जातियों की भी अलग अलग टोलियां होती थीं जो गाते हुए आगे बढ़ती थीं और अपना राग रंग, अपना त्यौहार मनाती थीं। सड़कों पर जगह जगह चौकियां लगी रहती थीं, उन पर सफ़ेद चादरें बिछी रहती थीं। लोग आने जाने वालों का अबीर और गुलाल से अभिनंदन करते थे। इस प्रकार होली संभव होती थी। होली यहीं पर पूरी नहीं हो जाती थी मित्रों, क्योंकि संवत की समाप्ति मानी जाती है चैत के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, और अमावस्या के पहले पड़ने वाले मंगलवार को पिछले वर्ष का आखिरी मंगलवार माना जाता है। बनारस में जिसे बुढ़वा मंगल कहा जाता था, बुढ़वा मंगल पर गंगा के जल में नावों पर बैठकर एक बहुत बड़ा सांगीतिक अनुष्ठान बनारस के लोग संभव बनाते थे। सैकड़ों हजारों नावों पर वो बजड़े जो महीनों से सज रहे होते थे ठीक इसी त्योहार के लिए। ये सांगीतिक अनुष्ठान अलग अलग समूहों में शुरू होता था। किसी नाव पर कोई तवायफ नाच रही है, दूसरी नाव पर दूसरी गाने बजाने वाली कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। कहीं भाड़ और भड़ैते नाच रहे हैं, कहीं कोई नाच रहा है, बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं, उनकी कला का प्रदर्शन हो रहा है। और इन सब के बीच में केंद्रस्थ थे महाराज बनारस, जो अपनी घुड़दौड़ या मोरपंखी नाम वाली नाव पर, जिसे बजड़ा कहा जाता है बनारस में,
खूब सजा हुआ बजड़ा, उस पर मेला चढ़ने के मित्रों, ये मेला शुरू हुआ पंचगंगा घाट से और 80 तक जाता था। वहाँ से लोग हनुमान जी का और दुर्गा जी का दर्शन करके अपने अपने घर लौट जाते थे। लेकिन ये शुरुआत के वर्षों में ऐसा हुआ, लेकिन बाद में उसमें से ये अपरिहार्यता पता नहीं कहाँ शिथिल पड़ गई और मंगलवार से शुरू होने वाला ये मेला 5-5, 6-6 दिन चलने लगा। तो जब 1-2 दिन बीत जाते थे, मेला बुढ़वा मंगल का बचपने को लांघता हुआ यौवन में प्रवेश कर जाता था, तब महाराज बनारस का आगमन होता था। मेले में महाराज आते थे किसी संध्या को, बृहस्पतिवार शुक्रवार की, वहाँ पर आमोद प्रमोद में शामिल होते थे और पूरे समूहन को, गंगा जी में मौजूद सभी नावों के बेड़ों को रामनगर की ओर चलने का संकेत करते थे और उनके साथ साथ उनके पीछे वो पूरा बेड़ा रामनगर की ओर चल पड़ता था। रामनगर वो जगह है जहाँ महाराज बनारस का किला है, उनका महल, उनकी रिहाइश है। वहाँ गाते बजाते हुए लोग पहुँचते थे और उस मेले की ख़ास बात ये है कि तब तक भोर हो जाती थी। भोर में नदी के उस पार जाकर रेत में भांग बूटी छानने के बाद, भैरवी सुनने के बाद लोग तब अपने अपने घरों की ओर रवाना होते थे। उस पार रात भर के जागे हुए लोग आमोद प्रमोद कर रहे हैं और इस पार भोर में जगे हुए लोग पूजा अर्चना, गंगा स्नान कर रहे हैं। आमोद प्रमोद और धर्माचार बनारस में इस पार और उस पार जितनी ही दूरी पर हैं दोस्तों, यही इस महान सभ्यता की खूबसूरती है तब से लेकर आज तक। बुढ़वा मंगल के बाद आपको पता ही है गुलाब बाड़ी का दौर शुरू होता है बनारस में और पूरे चैत महीने में कभी किसी रईस के यहाँ तो कभी दूसरे रईस के यहाँ गुलाब से श्रृंगार करके उस जगह का जहाँ संगीत का उत्सव मनाया जाना है, गुलाबी वस्त्र धारण करके, गुलाबी साफा पहनकर, गुलाबी टोपी लगाकर चैत महीने का अभिनंदन किया जाता था। और उस चैत महीने में जाहिर है कि चैती और घाटी ऋतुओं की चीज़ें गाई बजाई जाती थी। इस तरह बनारस का होली का त्यौहार महज एक दिन या 24 घंटे या 48 घंटे का न होकर प्रायः 1.5 महीने की समय अवधि में फैला हुआ था और जिसमें थोड़ी बहुत गुंडई की भी जगह थी, वीरता के निदर्शन की भी जगह थी, गाली गलौच की जगह तो थी ही, लेकिन जिसके केंद्र में था बनारस का संगीत। अब इस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक न कहा जाए तो दुनिया में आखिर किसे ये खिताब दिया जाए। होली आपको बहुत मुबारक।